हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे आप सब? अपन ने पिछले वीडियो में फाइनेंशियल मार्केट की सारी केस स्टडी कर ली है और पहले भी जो वीडियोस डाली थी उसमें अपन ने पूरा फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पढ़ लिया है। अब पूरे फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके और कम से कम टाइम में सारा कंसेप्ट पढ़ सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट से। कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रिज है किसके बीच में? सेवर्स मतलब हाउस होल्ड और डेफिसिट यूनिट के बीच में। डेफिसिट यूनिट मतलब कंपनीज कॉर्पोरेट्स जिनके पास फंड्स नहीं है। तो अ बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है बिजनेस दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन सेक्टर्स। हाउस होल्ड मतलब सेविंग सेक्टर्स, बिजनेस एंटरप्राइजेस मतलब डेफिसिट यूनिट्स। A financial market helps to link the savers and investors by mobilizing funds between them। मतलब ये एक ब्रिज की तरह काम करता है और मोबिलाइजिंग मतलब फंड्स एलोकेट करता है प्रॉपर एफिशिएंट वे में। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड इज डन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, इंटरमीडिएशन मतलब एक ब्रोकर जो एक तरफ का पैसा दूसरी तरफ देता है, मतलब सेवर से लेके डेफिसिट यूनिट को देता है। ठीक है, टू मेजर इंटरमीडियरीज बाय विच एलोकेशन ऑफ फंड्स कैन बी डन आर बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये दो इंस्टीट्यूशन है, ये दो इंटरमीडियरीज है और दोनों ये आपस में कॉम्पिटिटर है। क्यों? क्योंकि दोनों का एक ही काम है और दोनों एक ही प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल है, क्या करता है? सेविंग्स जनरेटेड इन इकोनॉमी कौन करती है? इकोनॉमी में सेविंग्स कौन जनरेट करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। आर चैनलाइज्ड इनटू एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इंडस्ट्री, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। जनरली ये तीनों डेफिसिट यूनिट होती है, इनके पास पैसा नहीं होता, ये सेविंग्स सेक्टर से मतलब हाउस होल्ड सेक्टर से पैसा लेती है और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें क्रिएशन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है फाइनेंशियल एसेट्स का। क्रिएशन मतलब जैसे स्टॉक मार्केट होगी, स्टॉक एक्सचेंज होगी, वहाँ पे डिबेंचर्स हो गए अपने, या बॉन्ड्स होंगे या शेयर्स हो गए, वहाँ क्रिएट होते हैं और एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में? इन्वेस्टर्स प्राइमरी मार्केट में, कंपनीज और इन्वेस्टर के बीच में, और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। अगर पूरा फाइनेंशियल मार्केट का सिस्टम समझना है तो फाइनेंशियल सिस्टम मतलब फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बता रहा है। हाउस होल्ड सेवर्स मतलब सेविंग सेक्टर और बिजनेस फॉर्म मतलब डेफिसिट यूनिट्स। ये बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट दो यूनिट्स है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो एक जने का पैसा दूसरे जने तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ये सब आप शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि एक बार रिवाइज हो जाए अपने पूरे पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा था। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग दैम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, मतलब एक जगह का पैसा लेके दूसरी जगह ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मैक्सिमम इंटरेस्ट मिले या मैक्सिमम डिविडेंड मिले। ठीक है, फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम द सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प पीपल टू इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अर्न इनकम, मतलब इन फॉर्म ऑफ लाइक डिविडेंड, रेंट, कैसे भी मिल सकते हैं उनको इनकम। ठीक है, फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। सरप्लस फंड मतलब सरप्लस यूनिट से लेके प्रोडक्टिव यूजेस मतलब जहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट, अच्छा पैसा बने, किसका? दोनों का, सेवर्स का भी और डेफिसिट यूनिट का भी। ठीक है, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, प्राइस कैसे पता चलता है? कमोडिटी का, शेयर्स का या डिबेंचर्स का या किसी भी चीज़ का, उसकी प्राइस या सप्लाई की जोन से। ठीक है, प्राइस इज डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड एंड हाउस होल्ड रिप्रेजेंट द सप्लाई कंपोनेंट्स। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर पैसा देता है और जो अपनी डेफिसिट यूनिट होती है, जो कंपनीज होती है, उसको पैसा चाहिए होता है तो वो डिमांड रेज करती है। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स विच इज बीइंग ट्रेडेड इन द पर्टिकुलर मार्केट। मतलब यही डिमांड कौन करता है रेज? अपना कंपनी, और जो सप्लाई होती है वो रेज करता है अपना सेविंग यूनिट यानी सरप्लस यूनिट। ठीक है, उसके बेसिस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस वेरीफाई होती है और एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस पता चलती है। ठीक है, फिर आता है फाइनेंस, ये अगले पेज पे है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। जो अपना फाइनेंशियल मार्केट है उसके अंदर आप इजीली जो अपनी सिक्योरिटीज होती है जैसे कि स्टॉक, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स
कोई भी तरह की सिक्योरिटीज हम उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में बहुत ही जल्दी, मतलब इन नो टाइम कह सकते हैं पर, ठीक है। बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी मार्केट, मतलब ऑलरेडी बायर और सेलर अवेलेबल होते हैं उस मार्केट में फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। इट फैसिलिटेट्स इजी लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है उसको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। होल्डर ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स कैन रेडिली सेल एंड बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। इसका मतलब यही है कि दोनों के पास, बायर के पास भी और सेलर के पास, बायर खरीदने के लिए रेडी हो उसको तभी की तभी मिल सकते हैं, और सेलर अगर बेचने के लिए रेडी हो उसके शेयर्स या उसकी सिक्योरिटीज कभी भी बिक सकती है मार्केट में, ठीक है। इसका मतलब यही है कि हम उस सिक्योरिटीज को कैश में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है वो अपने को सारे सारे अपने को मतलब जैसे कॉस्ट हो गया उस पर्टिकुलर शेयर्स की, या उसके ऊपर कितना सरचार्ज लगेगा या चार्ज लगेगा, कितना जीएसटी लगेगा, वो सारा फाइनेंशियल मार्केट अपने को बताती है, जिसकी वजह से अपने को अलग से किसी स्टॉक ब्रोकर को या बीच में कोई इंटरमीडिएरी आ गया उसको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है उस पर्टिकुलर शेयर या डिबेंचर की वो रिड्यूस होती है, और हमारा टाइम भी उतना ही सेव होता है क्योंकि हमें ज़्यादा इंक्वायरी नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड हेल्प्स इन सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी। Investors can buy, sell securities through brokers who charge a nominal commission for their services. This way financial market facilitates transaction at very low cost. Low cost दोनों, एक तो इकोनॉमिकल और टाइम के बेसिस पे भी दोनों की कॉस्ट सेव होती है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंस, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कैपिटल मार्केट में अपन प्राइमरी मार्केट पढ़ा था और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अपन दोनों डेट और इक्विटी ले सकते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में भी डेट और इक्विटी ले सकते हैं। डेट मतलब लोन्स, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। डेट मतलब लोन और इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। अगर किसको मनी मार्केट पूरा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और कैपिटल मार्केट का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप सारा डिटेल में पढ़ सकते हो। और उसमें हमने केस स्टडी भी डिस्कस करी है और एमसीक्यू भी डिस्कस करा है जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या होता है? इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर. It is a market for low risk, unsecured and short-term debt instruments that are highly liquid and are traded every day. It is conducted over the telephone and through internet. मतलब है खाली आप फोन पे जाके और इंटरनेट पे जाके भी मनी मार्केट में डील कर सकते हो। इट हेल्प्स इन रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है। एंड टेम्परेरी डेवलपमेंट ऑफ एक्सेस फंड्स फॉर अर्निंग रिटर्न्स, मतलब ये वर्किंग कैपिटल के भी यूज होती है, और जिसको शॉर्ट टाइम पीरियड में अच्छा मनी अर्न करना है या मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करना है तो मनी मार्केट में वो अप्रोच कर सकता है, ठीक है। फिर आता है मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अपना कमर्शियल बिल, ठीक है। और ये अपन ने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है, और जिसने नहीं मेरी पिछली क्लास देखी वो जाके देख सकता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करती है किसके ब्याह पे? सेंट्रल गवर्नमेंट टू जो उनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है उनकी फंड्स की, उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, मतलब ये एक एग्रीमेंट होता है एक तरह का। इट इज इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। जो इसका जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेजरी बिल्स है 25,000 का, ठीक है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू है 25,000, लेकिन आरबीआई इसको इशू करती है 20,000 में, ठीक है। तो बीच का जो 5,000 है वो एक तरह से इंटरेस्ट हो गया, इसलिए इसका जो रेट होता है जीरो होता है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ, मतलब 25,000, 4,000, 75,000, ठीक है। फिर आता है कमर्शियल पेपर। इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट। जितने भी आप अभी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे शॉर्ट टर्म होते हैं, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, अप टू 1 ईयर होती है, ठीक है। इट इज इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज, क्योंकि इन पे जनरल पब्लिक भरोसा कर सकती है, क्योंकि इनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है। इन ऑर्डर टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्केट रेट्स। इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होते हैं और इनको जनरली मार्केट से पैसा मिल भी जाता है, क्योंकि इनकी जो क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो अच्छी होती है और मार्केट में अच्छी उड़ होती है, मतलब उनका मार्केट में फ्लो पैसों का अच्छा होता है। इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, मतलब उसको आप किसी भी बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर डिलीवरी के साथ। एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 1 year। 15 इसका मिनिमम डे है, मतलब मिनिमम इतने 15 दिन से पहले मैच्योर नहीं हो सकती, और 1 year का मैक्सिमम पीरियड है, मतलब 1 year से ज़्यादा इसको आप मैच्योरिटी के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। द पर्पस ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर वॉज टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। इसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कंपनी नई इशू आती है उनको अपनी, इसको अपन ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है। कॉल मनी किसके लिए यूज होती है, बैंक के लिए। इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिपेबल ऑन डिमांड विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 days to 15 days। इट इज यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब बैंक और बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं मनी का बाय मतलब लेना और देना होता है, फॉर पर्पज ऑफ बैंक मेंटेनिंग CRR, ठीक है, या SLR, ठीक है, उसको कॉल मनी कहते हैं। कमर्शियल बैंक रिक्वायर्स टू मिनिमम कैश बैलेंस है, कैश रिजर्व रेशो। ये रेशो RBI प्रिस्क्राइब करती है, उसे अगर कम उनका कैश मेंटेन होता है बैंक में तो RBI उनके खिलाफ सख्त मेजर ले सकती है। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक बोरोज फ्रॉम ईच अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशो एज पर RBI रूल्स। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी इज ऑल्सो नोन एज कॉल रेट। इसको कभी कभार जो अपनी गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो भी लेती है, इंश्योरेंस कंपनीज वो भी लेती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक ही इशू करता है। इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट issued by commercial bank and financial institution. It can be issued to individuals, corporations and companies for raising money for a short period। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब इशू करती है, जब मनी को, जब बैंक को थोड़ा बहुत मनी चाहिए होता है, और जनरली ये लेस, मतलब जैसे मान लो सर्टिफिकेट ऑफ अपने बैंक को चाहिए 1 लाख, तो जनरली वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है वो 90,000 का इशू करेगी, मतलब लेस देन उसके अमाउंट पे इशू करेगी। लेकिन जो अपना फिक्स डिपॉजिट होता है, जितने अमाउंट आप पैसे जमा कराएंगे उतने का ही मिलता है। कमर्शियल बिल, ये जनरली आप BRBP पढ़ा होता है, उसको कमर्शियल बिल कहते हैं जनरल लैंग्वेज में। लेकिन कमर्शियल बिल मतलब उसमें BRBP में गुड्स का एक्सचेंज होता है, लेकिन कमर्शियल बिल में पैसों का एक्सचेंज होता है, पैसों का लोन होता है एक तरीके से। इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, ठीक है। A seller of the goods draws bill on the buyer for a credit sale. When the buyer accepts the bill, it becomes marketable instrument and is called trade bill. इसको आप बैंक से भी डिस्काउंट करा सकते हैं। These bills can be discounted with the bank if the seller needs funds before the maturity of the bill. When a trade bill is accepted by a bank, it is also known as a commercial bill, ठीक है। कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए। इट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट दैट अलाउज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी। इट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंटल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। इसमें जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जनरली बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक होता है और स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। एन एफिशिएंट कैपिटल मार्केट मतलब प्रॉपर कैपिटल मार्केट कौन होती है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मिनिमाइज ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड एलोकेट कैपिटल करती है इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर, ठीक है। द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट पहले डिफरेंस पड़ते हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में। जनरल डिफरेंस है, इसमें मनी मार्केट में कौन कौन डील करता है, RBI बैंक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंस कंपनीज। और कैपिटल मार्केट में बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स। इसके इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी शेयर बॉन्ड्स प्रेफरेंस, इसके कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। डज नॉट रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, entails huge sum of money as the instruments are quite expensive। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बाकी में समझेंगे, पहले बाकी पढ़ लेते हैं। ड्यूरेशन इसकी मोर देन 1 ईयर होती है, इसके लेस देन 1 ईयर होती है। सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड एज लिक्विड एज दे आर मार्केटेबल इन स्टॉक एक्सचेंज। ये भी लिक्विड होते हैं कैपिटल मार्केट, लेकिन मनी मार्केट हाईली लिक्विड होती है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। सेफ्टी, कैपिटल मार्केट्स इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर, क्योंकि इसमें रिस्क तो ज़्यादा है ही तो रिटर्न भी ज़्यादा है। लेकिन मनी मार्केट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, हाई रिटर्न, लो रिटर्न। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट आउटले डज नॉट रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। और मनी मार्केट में क्या है, एंटेल्स ह्यूज सम ऑफ मनी एज द इंस्ट्रूमेंट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब अगर आप कैपिटल मार्केट में आप चाहे तो खाली 1 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मनी मार्केट में एक मिनिमम अमाउंट होती है, इससे कम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए डज नॉट रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले। मतलब किसी बंदे को अगर इन्वेस्ट करना है तो उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यूँ नहीं है कि करोड़ों का हो। अगर जनरली वो थाउजेंड्स में इनकम अर्न करता हो तो अभी वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मनी मार्केट में एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड चाहिए और मिनिमम अमाउंट होती है कि उसके बिना, उससे मिनिमम वो बंदा मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है।
प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट इशू ऑफ सिक्योरिटीज is also known as the new issue market. It is a market for selling new securities issued for this first time. इसमें कंपनी इशू करती है सीधा इन्वेस्टर्स को, या कोई ब्रोकर आता है बीच में, फिर उसमें कंपनी ब्रोकर्स को या एक पर्टिकुलर पर्सन होता है उसको देती है एट लो प्राइस पे, और वो जो पर्सन है वो इन्वेस्टर्स को देता है एट हाई प्राइस पे। प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स, मतलब जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब कंपनी, सेवर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर्स, ठीक है। फंड्स रेज्ड फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट आर मेनली यूज्ड फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स। ये जितने भी प्रोजेक्ट एक्सपेंशन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, इसलिए कंपनी, और इनमें ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, जैसे मोर देन 1 ईयर लगता है कि किसी भी कैपिटल एसेट्स को बनाने में, तो इसलिए वो कैपिटल मार्केट में अप्रोच करते हैं और प्राइमरी मार्केट में अप्रोच करते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ रोटेशन मतलब आप प्राइमरी मार्केट में किस किस इंस्ट्रूमेंट से आप पैसे ले सकते हैं। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है कंपनी की, वो कितना पैसा मतलब इन्वेस्टर सेवर से मांगना चाहती है, उसके क्या क्या प्लान है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स विच इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम थ्रू पब्लिक थ्रू इशू प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस में अगर डायरेक्ट अपील टू इन्वेस्टर्स टू रेज कैपिटल थ्रू एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इसमें कोई भी ब्रोकर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब सीधा कंपनी इन्वेस्टर को अप्रोच करती है बाय वे ऑफ मैगजीन्स, अगर मैगजीन्स में एडवर्टीजमेंट दे दिया, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी। फिर आता है ऑफर फॉर सेल। इन दिस मेथड सिक्योरिटीज टू बी इशूड एंड ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और स्टॉक ब्रोकर्स। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में और ऑफर फॉर सेल में क्या डिफरेंस है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस में कंपनी सीधा अप्रोच करती है किसके पास, अपने इन्वेस्टर्स के पास, लेकिन ऑफर फॉर सेल में एक बीच में ब्रोकर होता है, पहले कंपनी उसके पास अप्रोच करती है और ब्रोकर फिर अप्रोच करता है इन्वेस्टर्स के पास या सेवर्स के पास, ठीक है। इन दिस मेथड सिक्योरिटीज टू बी इशूड आर ऑफर फॉर सेल through intermediaries like issuing houses or stock brokers. The company sells securities to intermediary of broker at an agreed price and the broker resells them to investor at higher prices. जो इसके बीच में जो इनका मार्जिन होता है वो एक तरीके से स्टॉक ब्रोकर्स का, इंटरमीडियरी का कमीशन होता है, प्रॉफिट होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। ऑफर फॉर सेल में क्या होता है कि कंपनी एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर को अप्रोच करती है और स्टॉक ब्रोकर अलग अलग जनरल पब्लिक को बेचता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट प्लेसमेंट दो तरीके से होती है, तो कंपनी सीधा पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच करती है या एक पर्टिकुलर ब्रोकर के पास जाती है और उनको कहती है कि इन्हीं इन्हीं बंदों को शेयर इशू करने हैं ताकि उनके पास अच्छा पैसा रेस हो सके, और जो जिन सेवर्स के पास कंपनी या ब्रोकर अप्रोच करते होते हैं वो उनकी हाई नेटवर्थ होती है और हाई क्रेडिट वर्दीनेस होती है, ताकि कंपनी को भी अच्छा प्रॉफिट हो और ब्रोकर को भी अच्छा प्रॉफिट हो। राइट इशू, ये राइट इशू मतलब राइट है किसका, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर का, ना कि डिबेंचर होल्डर या कोई और अदर शेयर होल्डर, ठीक है। इट रेफर्स टू अ मेथड ऑफ इशू इन विच न्यू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे ऑलरेडी प्रोसेस। मतलब जैसे कंपनी में उनके पहले 10% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, तो अगर राइट इशू होता है, मान लो 1000 इशू होते हैं न्यू शेयर राइट इशू में, तो उनको 10% ही अलॉट होगा, यानी 100 शेयर जिनको अलॉट होंगे, मतलब उनको राइट दिया जाएगा, वो उनकी मर्जी, उनको लेना है नहीं लेना, ठीक है। इट इज़ अ राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब न्यू शेयर्स, ठीक है। फिर है ई आई पी ओज एक पार्ट है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का। इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस में वो मैगजीन के थ्रू या प्रॉपर मतलब एक कह सकते हो आप पेपर वर्किंग होती है उसमें, लेकिन ई आई पी ओज में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीधा इलेक्ट्रॉनिकली अपने सेवर्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है और इलेक्ट्रॉनिकली वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, ठीक है। इट इज़ द मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी proposing to issue capital to the public through the online system of the stock exchange has to enter into an agreement with the stock exchange. This is called an e-IPO या initial public offer. Registered broker of SEBI have to be appointed for the purpose of accepting and applications and प्लेसिंग ऑर्डर विद द कंपनी। बिना कोई भी ब्रोकर सेबी के मंजूरी लिए बिना या रजिस्टर्ड हो बिना सेबी के वो स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर सकता या ई आई पी ओज में डील नहीं कर सकता। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट फर्स्ट इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट जो फर्स्ट इशू ऑफ सिक्योरिटीज हो चुकी है उसमें ही डील करना
प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर डील करती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में खाली इन्वेस्टर और इन्वेस्टर डील करता है, ठीक है। द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। इट इज अ मार्केट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब जो मार्केट में ऑलरेडी सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें ही ट्रेड करना, मतलब बाइंग या सेलिंग करना। डेट इज सिक्योरिटीज ऑलरेडी सोल्ड इन द प्राइमरी मार्केट। हिट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टर टू एंटर द मार्केट, मतलब जो बंदे जो प्राइमरी मार्केट में पैसा नहीं लगा सके, सेकेंडरी मार्केट उनको अट्रैक्ट करती है। जो प्राइमरी मार्केट में पहले से ही इशू हो चुके हैं सिक्योरिटीज, उनमें डील करें और उनमें प्रॉफिट कमाए, ठीक है। सिक्योरिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब बाय सेबी। जनरली ये T+2 का सेटलमेंट होता है। ये अपन ने पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, और पे इन पे आउट भी समझा रखा है अलग से वीडियो में। बाकी सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये आसान है, ये सारा आप करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, क्योंकि बहुत ही जनरल टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक exchange in an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities। खाली existing securities का ही नहीं करता, बाकी जो न्यू शेयर्स इशू होते हैं उसको भी डील करता है स्टॉक एक्सचेंज बाय EIPOs, ठीक है। इट इज़ अ मार्केट विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज एट इज शेयर डिबेंचर एक्सेट्रा इनटू मनी एंड वाइस वर्सा। According to SEBI, Securities Contract Regulation Act 1956, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी, एक रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, constitute for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling of dealing in securities। मतलब स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, जो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज डील हो रही है उसके साथ या उसके रिलेटेड किसी भी पर्सन के साथ धोखाधड़ी ना हो या किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो, ठीक है। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केट टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से अपन जितनी भी सिक्योरिटीज है उसको बाय या सेल कर सकते हैं और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एक मार्केट एक प्लेटफॉर्म देता है स्टॉक एक्सचेंज, जो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी है उनका सेलिंग या बाइंग हो सके। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, वही डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे उनके सिक्योरिटीज का प्राइस डिसाइड होता है। लेकिन जो IPOs होती है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होते हैं, उसमें जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वही डिसाइड करती है अपना शेयर का प्राइस, ठीक है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर से भी एक वॉच डॉग की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बंदे के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता और हर ट्रांजैक्शन में एक सेफ्टी का पार्ट इंक्लूडेड होता है। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्टॉक एक्सचेंज है जो वो इनडायरेक्टली हेल्प करता है कैपिटल ग्रोथ में, और जो प्राइमरी मार्केट है वो डायरेक्टली हेल्प करती है कैपिटल ग्रोथ में या इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड विच लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने ब्रोकर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को गाइड भी करता है या बताता भी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, कैसे सतर्क करे कि उनके साथ फ्रॉड ना हो सके, ठीक है। द स्टॉक एक्सचेंज प्ले अ वाइटल रोल इन एंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स इन एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट, ताकि ज़्यादा पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो, ज़्यादा ट्रेडिंग हो स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन मतलब जुआ, लेकिन ये हेल्दी स्पेकुलेशन है, मतलब जहाँ पे प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर बंदा अपनी स्किल्स अप्लाई करता है तो उसको प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी हद तक होते हैं, ठीक है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड विद इन द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड अंडर रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, मतलब अगर किसी पर्सन को ट्रेड करना है स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, उसकी जब उसने ट्रेड कर लिया तो उसके अकाउंट में कैसे पैसे आएंगे, कैसे डीमेट अकाउंट में शेयर्स कटेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग इज सिक्योरिटीज इज एग्जीक्यूटेड थ्रू एन ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिंग इज डन इन द ब्रोकर ऑफिस, जैसे अलग अलग ब्रोकर्स अपने पर्सनल होते हैं, जो एक इन्वेस्टर चुनता है उसके ऑफिस में जाके वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, या उसको बताता है कि ये शेयर्स बाय करो, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज हैज इट्स मेन कंप्यूटर सिस्टम विद मैनी टर्मिनल्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज डन थ्रू ब्रोकर्स हु आर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड है,
Every broker have access to a computer terminal that is connected to the main stock exchange. जनरल पब्लिक के पास ये टर्मिनल नहीं होता, खाली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या ब्रोकर के पास जो रजिस्टर्ड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास, उनके पास खाली ये टर्मिनल होता है. In this screen-based trading, a member logs onto the site and any information about the shares, company members, and the price at which she is willing to buy or sell is fed into the computer. The software is so designed that transaction will be executed when a matching order is found. मतलब जो पार्टी खरीदना चाहती है और बेचना चाहती है उनका प्राइस जब इकट्ठा हो जाता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है. The computer in the broker office constantly matches the orders at the best bid and offer price. जो बेस्ट ऑफर या बेस्ट प्रैक्टिस होती है उस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है. Those that are not matched remain on the screen and are open for future match during the day. खाली उस डे तक होता है, जैसे वो डे खत्म होता है वो उनका जो अपनी बिड लगाई होती है वो खत्म हो जाती है और अगले दिन के लिए अगर आप चाहे तो अगले दिन के लिए प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हैव सर्टेन एडवांटेजेस. ये एडवांटेजेस बहुत आसान है, ये आप पढ़ लेना. ठीक है. इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना. ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिंग प्रोसीजर में ये समझा देता हूँ. सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, कि ये इंडिविजुअल को अगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना है तो एक ब्रोकर चुनना पड़ेगा, फिर उनके पास ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कि कितने पैसे कितने शेयर्स खरीदने हैं, किस कंपनी के, कौन सी सिक्योरिटीज़ कितने प्राइस पे वो बताना पड़ेगा. फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है अगर दोनों के प्राइस मिल जाते हैं. फिर सेटलमेंट होती है T+2 में कि डेज पे, मतलब पे इन डे, जब पे इन डे और पे आउट डे पे मैंने पूरी अच्छी तरह वीडियो बना रखी है, पूरी अच्छी तरह समझा रखा है, वो देख लेना अगर ये सेटलमेंट का पूरा कंसेप्ट समझना हो. ठीक है. और इसमें एक अपन MCQ में पढ़ा था बदला क्या होता है, मतलब कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन. मतलब T+2 में अगर नहीं होती और अगर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि हमें एक हैज कर देते हैं सिक्योरिटीज़ को कि अभी नहीं, एक महीने बाद हमें जो प्राइस होएगा उस पर ट्रांजेक्शन करनी है. ठीक है. डीमेटलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज. डीमेटलाइजेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है. फिजिकल फॉर्म आर कैंसल एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट शी कैन होल्ड इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन एन अकाउंट. This process of holding securities in an electronic form is called dematerialization. Depository क्या होती है, NSDSL और CDSL. The investor has to open a demat account with an organization called a depository. Depository के पास एक अकाउंट खोलना होता है, लेकिन डिपॉजिटरी के पास आप सीधा अकाउंट नहीं खुलवा सकते, बीच में DP चाहिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. वो अपने बिहाफ पे डिपॉजिटरी के पास अपना अकाउंट खोलता है. ठीक है. Working of demat system. Identify a depository participant like bank brokers. पहले सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर होएगा. कंप्लीट अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन. जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी ITR रिटर्न, आपका एड्रेस प्रूफ, वो सारा दे देना. वो इसलिए डीमैट का अकाउंट खोलने के लिए इंपॉर्टेंट होता है. फिर फिजिकल जो सर्टिफिकेट होते हैं उससे कन्वर्ट किया जाता है डीमेटलाइजेशन की रिक्वेस्ट भेजी है. ठीक है. इफ शेयर्स आर अप्लाइड इन अ पब्लिक फॉर्म ऑफर, सिंपल डिटेल्स ऑफ DP एंड डीमेट अकाउंट आर टू बी गिवन. ठीक है. इफ थ्रू ब्रोकर द DP इज टू बी इंस्ट्रक्टेड टू डेबिट द अकाउंट विद द नंबर ऑफ शेयर्स. ये सारा अपने आप जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उसी के बेसिस पे वो करते हैं. द ब्रोकर देन पे द पर्सन फॉर द शेयर्स होल्ड फ्रॉम द पेमेंट रिसीव्ड. ये D+2 में ट्रांजेक्शन होती है. ठीक है. डिपॉजिटरी क्या होती है, SEBI has developed a new system to overcome the difficulties related to the transfer of shares in physical form. In this system, trading in share is made compulsory in electronic form through depository service and demat account. ठीक है. फिर आता है ये NSDSL, ये डिपॉजिटरी होती है, और जो अपने क्या कहते हैं ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होती है, बैंक्स होते हैं, उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं. ठीक है. ये आसान है ये पॉइंट. अगर इसमें कुछ भी डाउट हो खाली इसको पढ़ लेना, ऊपर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन दी सिस्टम्स. डिपॉजिटरी मतलब NSDL CDSL. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज, बैंक्स. इन्वेस्टर मतलब जो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है. इशूइंग कंपनी जिसके शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं. ये तो मैंने शॉर्ट में समझाया क्योंकि खाली रिविजन वीडियो है. अगर किसी को पूरा समझना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके समझ लेना. ठीक है. NSE एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है. द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट मोस्ट मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन एक्सचेंज. ये 1992 में बनी थी. इसको रिकॉग्नाइज एक लीगल स्टेटस 1993 में बना था. इसका ऑपरेशन 1994 में स्टार्ट हुआ था विद ट्रेडिंग ऑन द होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट. ये बहुत डेट और इक्विटी दोनों में ट्रेड करती है. ठीक है.
The board of NSE includes senior executives from promoter institution and eminent professionals without having any representation from trading members. मतलब जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं, जो मेंबर्स जो ट्रेड कर होते हैं NSDSL CDSL से, उनसे कोई भी मतलब एक तरीके से रिकमेंडेशन नहीं मांगी जाती. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NSE एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटीज फॉर ऑल द टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. कोई भी बंदा कहीं पे भी किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज, वेदर इक्विटी, डेट, एनी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कहीं भी कैपिटल मार्केट में कभी भी और कहीं भी जाके अपना फैसिलिटी ले सके या ट्रेड कर सके. इंश्योरिंग इक्वल एंड इजी एक्सेस टू इन्वेस्टर्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू एन अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन नेटवर्क. जो NSE उनके प्रॉपर टर्मिनल्स होते हैं, प्रॉपर सेटअप होते हैं, जिनकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आती. ठीक है, ये हो गया था पिछले पहले पॉइंट में. प्रोवाइड द फेयर एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटीज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम. एनेबलिंग दी शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल एंड बुक एंट्री सेटलमेंट्स. जितना जल्दी हो सके, जनरली T+2 में सेटलमेंट हो जाती है, कभी बार देर हो जाती है अगर सर्वर डाउन हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम में T+2 के डे में सेटलमेंट हो जाती है. मीटिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स, ताकि वो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज जैसे अमेरिका का हो गया, सिंगापुर का हो गया, उनके साथ भी बेंचमार्क कर सके, मतलब उनके कंधे से कंधा मिला के चल सके. ठीक है. मार्केट सेगमेंट ऑफ NSE, होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट सेगमेंट. ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको चाहिए आप स्किप कर सकते हो. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको ऊपर से पढ़ लेना. ठीक है. SEBI का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है. ये पर्पज एंड रोल ऑफ SEBI टू द इश्यूज इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस टू द इन्वेस्टर्स. इट शुड प्रोवाइड protection of their rights and interest to the intermediaries. It should offer a competitive, professionalized and expanding market. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट, रेगुलर स्टॉक एक्सचेंज को करना, प्रोटेक्ट करना राइट और इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का. टू प्रिवेंट ट्रेड माल प्रैक्टिसेस सच एज इनसाइडर ट्रेडिंग और प्राइस रिगिंग. टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि कोई भी उसके अगेंस्ट ना जा सके SEBI के रूल्स के. फंक्शंस ऑफ SEBI, रेगुलेटरी, डेवलपमेंट और प्रोडक्टिव. इसको पढ़ लेना बहुत ही आसान है. प्रोडक्टिव, या इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना. ठीक है. ये पूरा अपन अच्छी तरह, इसमें तो खाली 4 पॉइंट शॉर्ट में दिए हुए है. जो पिछली वीडियोस बनाई हुई है मैंने, उसमें मैंने सारा प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है पूरी अच्छी तरह. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ SEBI, ये काम का नहीं है. ठीक है, ये नहीं आता पेपर में, ये आता है. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमिटीज आर एज फॉलोज. टू एडवाइस SEBI, जो SEBI के अंदर एक कमेटी बनाई गई हुई है जो SEBI को टाइम टू टाइम बताती है क्या करना चाहिए, कि कैसे कैसे मार्केट को डेवलप करना चाहिए, कैसे नए फंक्शन लाने चाहिए. मतलब एक तरीके से उनको सजेस्ट करती है वेरियस, मतलब कि कैसे कैसे रूल्स आने चाहिए नए, ताकि कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो. ठीक है. ये अपन ने खाली आधे घंटे में पूरा फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर पढ़ लिया है. इसमें या किसी भी टॉपिक में कोई भी MCQ, केस स्टडी, फाइनेंशियल मार्केट, किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना. और बाकी अपनी जितनी भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है फाइनेंशियल मार्केट में, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. थैंक यू एंड बाय बाय.